Hello my dear students, once again welcome on Biology One Shot. Dear class 9th learners, as you are following this channel, you all can see we are about to complete the chapter Cell. And today we are remaining with the last topic of our chapter, the fundamental unit of life, that will be cell division. कि सेल डिवाइड कैसे करता है और सेल डिवीजन क्यों होता है, ये दोनों चीज़ों को आज हम हमारी क्लास में कवर अप करने वाले हैं. सो फर्स्टली इफ़ यू वांट टू नो कि सेल डिवाइड क्यों करता है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि क्या आपके स्टमक के अंदर एक एसिडिक सिक्रेशन है जो बन रहा है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करने के लिए, सो यू विल बी सेइंग यस. वो एसिडिक सिक्रेशन हमारे स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग को खराब नहीं कर सकता क्या हमारी स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग उस एसिड के कारण से डैमेज नहीं होती होगी क्या? अगर नहीं होती है तो उसका रीजन है म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है. पर म्यूकस कितने दिन प्रोटेक्ट करता है? डेफिनेटली म्यूकस की भी प्रोटेक्शन के लिए एक समय सीमा तय होती होगी, राइट? इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, यू वोंट बिलीव, हर 7 दिन में एकदम नई रीजनरेट हो जाती है. पुरानी लाइनिंग को स्टमक हटा देता है, नई लाइनिंग को ले आता है. आपकी लाइफ टाइम ये चीज चलती रहती है. हर 7 दिन में आपकी इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक रिप्लेस हो जाती है विथ न्यू सेल्स. अब बात करते हैं आपकी स्किन की. क्या आप लोगों की स्किन जो है जैसी आपको बर्थ के समय मिली थी एग्जैक्टली वही है या उसमें चेंजेस आते रहते हैं? क्या कभी भी किसी को एक्ने हो जाते हैं तो वो कभी मार्क्स छोड़ देते हैं, तो क्या वो मार्क्स कभी भी नहीं जाते? चले जाते हैं. विथ टाइम वी ऑल कैन सी फेड हो जाती हैं चीज़ें, मार्क्स हो गए, चोट के निशान हो गए. क्यों ऐसा? क्योंकि डेफिनेटली हमारी स्किन जो है उसकी लाइनिंग भी चेंज हो रही है. मतलब कि जो स्किन के सेल्स, ओल्डर सेल्स हैं, वो हट जाते हैं और न्यूअर सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता ही रहता है. हम एक बहुत छोटे से इंडिविजुअल से इतने बड़े इंडिविजुअल में कन्वर्ट कैसे हो गए, ये सब के सब सेल डिवीजन की बदौलत ही हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा है. सो ग्रोथ हो गया, रिपेयर एक्टिविटीज हो गई, रीजनरेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें समवेयर लिंक्ड है सेल डिवीजन के साथ में. विदाउट सेल डिवीजन वी कैन नॉट ग्रो, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट एटसेट्रा. सो बच्चों, सेल डिवीजन जो है ये ग्रोथ के साथ में डील करता है, ये हमारी रीजनरेशन, रिपेयर ऑफ ऑर्गन्स के साथ में डील करता है. सेल डिवीजन के लेकिन 2 टाइप्स होते हैं. सेल डिवीजन के 2 टाइप्स क्या क्या होते हैं ये समझते हैं, ठीक है? तो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो सेल्स जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इसको मैं 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ. एक कैटेगरी ऑफ सेल को मैं बोलती हूँ सोमैटिक सेल्स और एक और कैटेगरी ऑफ सेल्स को मैं बोलती हूँ जर्म सेल्स. मैं ज्यादा बेहतर बोलना चाहूंगी गैमीट मदर सेल्स, ठीक है? सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जिनमें कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और जब ये डिवाइड करके 1 से 2 सेल्स बनाते हैं तब जो इंडिविजुअली फॉर्म्ड न्यूअर सेल्स हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही हमें देखने को मिलेंगे. ऑन द अदर हैंड जो जर्म सेल्स हैं आपकी बॉडी के, जिसे हम बोल रहे हैं गैमीट मदर सेल्स, ये आपके वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. मतलब कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल में ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये सेल्स जो है हमारे जब ये डिवाइड करते हैं तब ये एक सेल से 2 नहीं बल्कि 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है? और चारों के चारों सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल काउंट होता है वो पेरेंटल सेल से हाफ होता है. मतलब कि व्हेन द सेल गैमीट मदर सेल डिवाइड्स इट विल बी फॉर्मिंग सेल्स विथ क्रोमोसोम काउंट एज 23, ठीक है? तो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स जो हैं दे आर नॉर्मल और जनरल बॉडी सेल्स
ठीक है, दे डिवाइड विथ मेंटेनिंग द प्लॉइडी, और वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज काइंड ऑफ टर्म्स, आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है। रुको, मैं इसके लिए थोड़ा इजी स्टेटमेंट लिखती हूँ, ठीक है। सो व्हेन, क्योंकि मैं 11th क्लास के लेवल पे लिखने लग गई थी, सो प्लॉइडी वगैरह टर्म्स वहाँ पे आते हैं। व्हेन दे डिवाइड forming new cells, the chromosomal count of new cells, one second, huh? The chromosomal count of new cells is same as chromosomal count of parent cell. ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल जो है इसके न्यूक्लियस में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, तो इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोमल काउंट जो होगा, 1 सेकेंड, मतलब कि एक सेल जो है ये जब डिवाइड करके 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है, तो दोनों डॉटर सेल्स का क्रोमोसोमल काउंट है that will be remaining same as the parent cell, that is 46 and 46. ठीक है, ये कैसे होगा इसको भी हम समझेंगे, पर होपफुली ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। ठीक है, अब आते हमारे पास में जर्म सेल्स। जर्म सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स से डिफरेंट इस तरीके से हैं that these are present in reproductive organs, that is testes and ovary। ठीक है, ऐसे इन एनिमल्स बोल देते हैं अपन, मान लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे प्लांट्स के रिस्पेक्ट में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसको आप बोलते हो कार्पल या पिस्टल एंड एंथर इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचना कि जर्म सेल्स, गैमीट मदर सेल्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट, दे विल बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल आल्सो इंक्लूड प्लांट्स इन देम, राइट। अलॉन्ग विद दैट, ह्यूमन के अलावा देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल बी परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Whenever any organism performs sexual reproduction, it will be showing the presence of a specialized type of cell which forms gamete called as gamete mother cell or germ cell। ठीक है, सो ये बात हुई। अब यहाँ पर हम इसके बारे में लिखते हैं, when they divide forming new cells, the chromosomal count of new cells is half। ठीक है, when compared to parent cells। ठीक है, मतलब कि पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोमल काउंट जो है बिल्कुल हाफ हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा इन द केस ऑफ जर्म सेल्स व्हेन दे विल बी डिवाइडिंग। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी जब डिवाइड करते हैं तो वो जिस प्रोसेस की मदद से डिवाइड करते हैं
उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। और जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी जिस प्रोसेस की मदद से गैमीट फॉर्म करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर टू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ऐसे हम इसका भी बना लेते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके बनाएंगे 2 न्यूअर सेल्स with 23 chromosomes in it, but as already said 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल जो है वो 4 गैमीट बनाता है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये डायग्राम बनाना सही नहीं रहेगा, इसको अपन मियोसिस में ही समझते हैं। यहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। आपको मैं ऐसे जरूर लिख सकती हूँ, गैमीट मदर सेल, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स, मियोसिस परफॉर्म करेगा तो बनाएगा 4 गैमीट्स जिसके पास में 23 क्रोमोसोम्स ईच होंगे, ठीक है। क्या इतने पोर्शन में कोई डिफिकल्टी है? ठीक है, आई डोंट फील कि इसमें कोई डिफिकल्टी आई होगी, बहुत सिंपली अंडरस्टैंडेबल है ये चीज, राइट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, मैं हट जाती हूँ बीच बीच में यहाँ से। देखो अब अपन बात करते हैं सेल डिवीजन के रेस्पेक्ट में। तो जैसे कि हमारा सेल डिवाइड कब करता है? क्या हमारा सेल हमेशा ही डिवाइड करता रहता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन सेल जब जब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कुछ अलग गतिविधि होती है सेल में, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है और रेस्टिंग स्टेट में है तब कुछ अलग बात होती है। जब मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस पढ़ाया था तो हम लोगों ने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि डीएनए जो है वो क्रोमैटिन नाम की अनकंडेंस्ड थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, पर जब सेल इज जस्ट अबाउट टू डिवाइड तब हमारा ये अनकंडेंस्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम नाम के कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोम जो है हर कभी हमारे सेल में नहीं दिखते हैं। क्रोमोसोम्स सिर्फ तभी हमारे सेल्स में नजर आते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला है। क्रोमोसोम्स के जगह पर फिर क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है जब हमारा सेल डिवाइड नहीं करने वाला है। तब जब सेल नॉर्मली बैठा हुआ है तब व्हाट विल बी विजिबल? इट विल बी द क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। तो अब ये वाला इमेज आप लोगों को दिखा रही हूं मैं। यहाँ पर हमारी सेल की साइकिल के बारे में बात हो रही है। हालांकि ये क्लास 11th के लेवल का टॉपिक है, हम क्लास 9th के लेवल पर सिर्फ सेल डिवीजन पढ़ते हैं। पर जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में कहा था, एक हल्का सा बेसिक अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि माइंड में क्लैरिटी आए, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस जो उन्होंने दे दिया है आपको क्लास 9th के लेवल पर, उसको समझने के लिए हल्का सा बेसिक टच भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम देखते हैं, ये हमारे सेल का साइकिल है बच्चों। मान लो कि कोई भी सेल है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, तो वो सेल के अंदर ये साइकिल चल रही होती है। क्या मतलब है इस साइकिल का? तो पहली साइकिल तो सेल में G1, S, G2 और M, ये 4 फेज होती हैं सेल साइकिल की, ठीक है। G1, S और G2, इन तीनों को मिलाकर कि कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। और M फेज को हम लोग बोल सकते हैं या तो माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज, डिपेंड करता है कि कौन से सेल की साइकिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो M वर्ड कैन स्टैंड फॉर ईदर माइटोसिस और मियोसिस। नाउ माइटोसिस कब होगा? जब ये सेल साइकिल सोमैटिक सेल की सेल साइकिल है। और मियोसिस कब होगा? जब ये सेल साइकिल हमारे गैमीट मदर सेल्स की सेल साइकिल है तब, ठीक है। तो M फेज कुड बी इधर माइटोसिस और मियोसिस, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इधर लिख देती हूं मैं यहाँ पर माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज, बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर M हियर, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल में क्या क्या होता है। तो इंटरफेज नाम की वो फेज जब हमारा सेल आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है और डिवाइड नहीं कर रहा है, तब हमारा सेल क्या करता है? हमारा सेल ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्म कर लेता है G1 फेज में, ठीक है। तो G1 फेज में इट विल बी जस्ट अ ग्रोथ फेज, ये सिर्फ सेल हमारा ग्रो करके बैठा हुआ है। फिर आती है S फेज नाम की फेज। S फेज नाम की फेज में
हमारा सेल जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है। मतलब कि क्रोमैटिन नाम का जो थ्रेड प्रेजेंट था, जो डीएनए हमारे पास में एक कॉपी था, हमने उसकी फोटोकॉपी कर ली, एग्जैक्टली सेम डीएनए को हमने डबल कर दिया है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो तुम लोग कि G1 फेज में कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल ग्रो हुआ, साइटोप्लाज्म वगैरह बन गया, प्रोटीन्स वगैरह बन गए, और एस फेज में हमारे सेल ने अपने क्रोमैटिन थ्रेड को डबल कर लिया, कॉपी करके। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास में ये सेल है और तुम्हारे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट था फॉर एग्जाम्पल। तो एस फेज में क्या हो जाएगा, इस क्रोमैटिन थ्रेड की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इस क्रोमैटिन थ्रेड की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी एस फेज में। सो एस फेज में मेनली डीएनए सिंथेसिस होता है, इसलिए एस से सिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए कब होगा, इट विल बी टेकिंग प्लेस इन दी एस फेज ऑफ योर सेल साइकिल। देन नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज, जो आपकी G2 फेज है बच्चों। इस G2 फेज में अब सेल डिवाइड करने वाला है, तो रीचेक करता है मेरे पास में जो प्रोटीन्स चाहिए थे डिवीजन के लिए वो हैं कि नहीं है, मेरे पास में डीएनए कॉपी जब मैंने किया तो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं आई, क्या वो डीएनए परफेक्टली कॉपी हो गया या नहीं, ये सारी चेकिंग फॉर एरर्स परफॉर्म करता है वो हमारी G2 फेज में। और मान लो कि कोई प्रोटीन नहीं है जो उसको डिवीजन के लिए चाहिए, तो तुरंत बनाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है जो चाहिए आगे, तुरंत बनाएगा। मान लो कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में कोई एरर आ गया है, तुरंत करेक्ट करेगा। ये सारी चेकिंग हमारा जो है G2 फेज में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड करता है। समझ में आया? ऐसे इमेजिन करो कि तुमको कहीं जाना है घूमने के लिए, अकेले सोलो। ठीक है, तो अब तुम पहली बार जिंदगी में आ रहे हो, छोटे बच्चे है ना, घर वालों के लिए आप कितने बड़े हो, आप छोटे बच्चे ही रहते हो, तो अगर आपको फर्स्ट टाइम कहीं बाहर घूमने जाना है, अब अपने ऊपर इमेजिन करके देखते हैं अपन, ताकि अपने को याद रहेंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो पहली फेज में क्या करेंगे, फैमिली वाले बोल देंगे अपना बैग पैक कर लो, तो आप बैग पैक करने जाओगे तो आप लगेज खोलोगे, उसमें अपने कपड़े रखोगे, सारे टाइप के जो भी आपको रिक्वायर्ड है बाहर पहनने के लिए। 4 दिन जा रहे हो 4 दिन के लिए, 3 दिन जा रहे हो 3 दिन के लिए, खाने पीने का सामान रख लोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी जमा लोगे बैग में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, अब क्या करते हैं अपन, तो अब हमारे पास, हम डीएनए के बारे में तो बात नहीं करें, हम डीएनए सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि डीएनए सिंथेसिस जो है तुम्हारा, डबलिंग अप ऑफ डीएनए, ये क्या है, मम्मी खाना बना के दे रही है वो है। ठीक है, मान लेते हैं। तो सेकंड चीज, तो मम्मी ने खाना बना के दिया आपने को एस फेज में, है ना। थर्ड फेज G2 फेज है। तो अब क्या होता है, तुमने बैग पैक कर लिया और मम्मी ने खाना भी रख दिया के बाद में क्या ऐसा नहीं होता है कि डबल रीचेक होती है, कई बार बैग खोल के देखते हैं कि अरे ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया, देखो तुझे कहा था मैंने ये रह जाएगा, ये वापस रख लो, ऐसे करके वो चेकिंग हो रही है आपकी G2 फेज में। और फाइनली आप डिपार्ट कर देते हो स्टेशन के लिए, तो डिवाइड कर रहे हो, मतलब ऐसे मान लो कि आप ट्रेन में बैठ गए तो आपने डिवाइड कर लिया, माइटोसिस हो गया। ऐसे इमेजिनेशन के लिए है ना, एग्जैक्टली तो हम कॉपी वाली कोई बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। तो ये चीज है कि G1 फेज में सेल ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म बनाता है, प्रोटीन बना लेता है, सब करके बैठता है। एस फेज में वो अपने डीएनए को डबल अप कर लेता है, डिवाइड मतलब कॉपी बना लेता है डीएनए की। और G2 फेज में क्या करता है वो, G2 फेज में रीचेक करता है क्या प्रोटीन्स छूट गए हैं, सारी प्रॉब्लम जो चेक करनी है, फाइनल प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, G2 फेज है। फिर आती है फाइनली M फेज। M फेज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए ट्रेन पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके घर पे रख जाओगे तो गुस्सा आएगा, ट्रेन छूट गई तो वैसे ही माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जाने के लिए सब प्रिपरेशन प्रॉपरली हो जानी चाहिए, तो वो सब इंटरफेज में हो जाती है। एम फेज, माइटोटिक फेज जो है हमारी, इस फेज के अंदर सेल डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है तो एक सिंगल स्टेज नहीं होती है, इसमें भी 4 डिवीजन के स्टेप्स आते हैं। पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। ये चारों करते करते ही हमारा सेल 1 से 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की डिटेलिंग नहीं करवाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, पर क्लास 11th में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द वेरी डिटेल्ड फॉर्म ऑफ दिस सेल डिविजन, सेल साइकिल, यू कैन स्टडी विथ मी देयर। इन द क्लास 9th हम सिर्फ सेल साइकिल में बेसिक्स समझ रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, तो सेल साइकिल में हमारे पास में होती हैं, देखा जाए तो 2 मेजर फेजेस।
ठीक है, या स्टेजेस सेल साइकिल में होती है, एक तो इंटरफेज और एक होती है एम फेज। ये सब एक के बाद एक होने वाली है, ठीक है। इट्स नॉट कि आपने कुछ तो भी लिख दिया, ऐसा नहीं, हाँ सिक्वेंशियली चलते हैं। इंटरफेज में आती है सबसे पहले G1 फेज, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं और सेल ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास में एस फेज। एस फेज सिंथेटिक फेज है, डीएनए कॉपी और सिंथेसिस होता है, ठीक है। एक कॉपी डीएनए की हम बना लेते हैं, एक कॉपी हमारे पास पहले थी, एक हमने बना ली। फिर आता है G2 फेज, इट इज फाइनल प्रिपरेटरी फेज, वी कैन से रीचेक ऑफ availability of proteins, enzymes, ठीक है, and checking error in the DNA copy। जो DNA कॉपी हमने बनाई है उसमें एरर चेक भी कर लेते हैं अपन G2 फेज में। फिर आती है M फेज। M फेज के लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, इट कैन बी इधर माइटोसिस और इट कैन बी इधर मियोसिस। माइटोसिस की बात करेंगे तो इट विल बी इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड मियोसिस की बात करेंगे तो इट विल बी इन द गैमीट मदर सेल्स और जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सेल डिविजन द सेल साइकिल इज, दिस इज हाउ द सेल साइकिल विल बी लुकिंग लाइक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। अब तो हम अब पढ़ रहे हैं माइटोसिस कैसे होता है। तो जैसे कि माइटोसिस के बारे में अपन ने समझा था, तो माइटोसिस में मैंने क्या बताया, एक सेल से जब उसकी कॉपीज बन रही होती हैं तब जितना क्रोमोसोमल कंटेंट पेरेंटल सेल के पास में है एग्जैक्टली उतना ही क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो न्यूली फॉर्म सेल्स के पास में होता है। दिस वन सेल इज डिवाइडिंग टू फॉर्म टू सेल्स, ठीक है। नाउ सी, ये हमारा ओरिजिनल पेरेंटल सेल है, मान लो पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल में क्या हो रहा है, अब एम फेज चल रही है बच्चों, ठीक है ना। इंटरफेस तो पूरी हो चुकी है, G1 हो चुका है, एस हो चुका है, G2 हो चुका है, एम हो चुका है। हम जानते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है हमारे पास में 2 कॉपीज पड़े अब, ठीक है, एक कॉपी नहीं बल्कि 2 कॉपीज पड़े हुए हैं। तो जितने क्रोमोसोम्स बन सकते थे उसके डबल बन सकते हैं अभी, है ना। सो दैट 46 डबल बन सकते हैं हमारे पास, क्योंकि क्रोमैटिन में तो डबल के बराबर का पड़ा हुआ है। एस फेज में हमने डीएनए की कॉपी कर ली थी क्योंकि, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 46 थे अगर, तो 46 into 2 कितना होता है हमारे पास में, सो इट विल बी 6 to the 12, 4 to the 8 and 1 9, 92 क्रोमोसोम्स बनाने का कंटेंट पड़ा हुआ है आपके क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में, ठीक है। अब ये पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, हो रहा है, मतलब कि क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इसके डबल क्रोमोसोम्स अपने को दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये हमारे पास में एक ही क्रोमोसोम है लेकिन इसका कॉपी भी प्रेजेंट है ना, तो इसलिए ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम की कॉपी साथ में जुड़ गया, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम की कॉपी साथ में जुड़ गया, ठीक है। सो इसीलिए ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के नजर आ रहे हैं, जहां पर क्रोमैटिड्स पहले एक ही थे, अब 2 क्रोमैटिड्स हो गए। इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सेल डिवाइड कर रहा है, तो माइटोसिस में ये क्रोमोसोम जो है ये स्पिंडल फाइबर नाम के स्ट्रक्चर्स के साथ में अटैच होते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल बताया था तो मैंने कहा था कि सेंट्रोजोम से 2 सेंट्रियोल मिलते हैं और दोनों सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ताकि वो क्रोमोसोम्स के सेंटर में अटैच हो सके और उनको पुल अपार्ट कर सके जब सेल डिवीजन हो रहा है तब। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फाइब्रस स्पिंडल फाइबर्स ये फॉर्म हो रहे हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच हो रहे हैं सेंट्रल पॉइंट पे क्रोमोसोम्स के, और आप देख रहे हैं कि इनको पुल अपार्ट करके सेपरेट कर देते हैं। तो ये सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो सेपरेशन हो गया तो अब क्या हुआ
कि बीच में ये सेल जो है इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन फरो डेवलप होने लगा। तो ये देखो ये फरो कॉन्स्ट्रिक्ट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, तो एक सेल और दो सेल सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों सेल्स सेपरेटली पिंच ऑफ हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। सो फाइनली आप क्या देख पा रहे हैं कि एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इक्वल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। पेरेंटल सेल और आपके जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बने हैं, डॉटर सेल्स, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इक्वल प्रेजेंट है। सो माइटोसिस में ऐसा भी बोलते हैं दैट द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो माइटोसिस जो है ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स में एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का मोड भी है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे? एक सेल से दो सेल बन गए, दो से चार बन गए, चार से आठ बन गए, तो ये डिवाइड हो रहे हैं। तो कई बार तो ये जैसे कि अमीबा वगैरह में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह फंक्शन करते हैं, पर हमारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहा है। एक से दो सेल, दो से चार, तो हमारे साइज ऑफ ऑर्गन्स बड़े होते जा रहे हैं, हम खुद बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, रीजनरेट करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है, तो वो फंक्शन है माइटोसिस का इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो होपफुली दिस इज वेल अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन लोग मियोसिस के ऊपर। सो मियोसिस क्या है ये समझो। मियोसिस में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है क्लास की शुरुआत में कि एक सेल से चार सेल्स बनते हैं, दो सेल्स नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मियोसिस जो है वो एक सिंगल स्टेज नहीं है, मतलब मियोसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जैसे माइटोसिस में था एक ही बार हुआ था, वैसे मियोसिस में दो बार होगा। तो मियोसिस विल बी कैटेगराइज्ड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो बार में होगी ये। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 रहेगा। वैसे मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 रहेगा, ठीक है। तो दो स्टेजेस में हो रहा है ये, ठीक है। सो पहली स्टेज में एक से दो सेल्स बन रहे हैं, दूसरी मियोसिस में दो से चार सेल्स बन रहे हैं, तो ऐसे करके टोटल चार सेल्स बनते हैं इसमें, ठीक है। व्हाट इज फाइनली हैपनिंग इज, अपन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ वापस, एक काम करते, पर ये मत लिखो। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तुम्हारे अभी काम का नहीं है राइट नाउ, सिर्फ मियोसिस 1, मियोसिस 2 ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या दिखता है हमें, हमारा सेल है, इंटरफेज में हमने जानते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम का कंटेंट होता है, तो 92 का हो जाता है डेवलप होके, ये हम जानते हैं। वैसे यहाँ पर भी हुआ, तो देखो इसका डेवलप, इसका डेवलप, इसका डेवलप, इसका डेवलप, तो ये हमको दिख रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे मतलब डबल कॉपीज हमें दिख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इक्वल साइज के क्रोमोसोम्स को अपन बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये और ये बिल्कुल इक्वल साइज का क्रोमोसोम है होमोलोगस, और ये वाला इक्वल साइज का है होमोलोगस, ठीक है। तो सेल जो है हमारा, इसके पास में होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब आप क्या देख रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं। कैसे? बड़े बड़े वाले जो ये दोनों थे ये एक साथ अलाइन हो गए, ये सेम साइज के एक साथ अलाइन हो गए। ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है बच्चों, तो वो 46 ऐसे 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 करके सेंट्रली अलाइन हो जाएंगे, ताकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो सके और वो स्पिंडल फाइबर्स इनको सेपरेट कर सके, ठीक है। तो सेपरेट करके पहले तो ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है। पहले जो बन रहा था तो हमने देखा था कि ब्लू ब्लू ही था, रेड रेड ही था, ब्लू ब्लू था, रेड रेड था, आखिरी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कि कोई मिक्सिंग नहीं हुई इसमें जेनेटिक मटेरियल की। लेकिन जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्योंकि गैमीट फॉर्म हो रहे हैं और गैमीट्स की मिक्सिंग होगी, तो पेरेंटल गैमीट्स में मदर और फादर के गैमीट्स मिक्स होके बनेगा जाइगोट। तो जब वो गैमीट ही बना रहे हैं तब उस गैमीट में भी बहुत सारे चेंज करके देते हैं, रिकॉम्बाइन देते हैं, ठीक है। तो गैमीट बना रहे हैं, मान लो कि फादर का गैमीट है स्पर्म, तो स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के लिए गैमीट जो बन रहे हैं उन गैमीट्स में जेनेटिक मटेरियल में हल्का 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 ऑल्टरेशन सब में दिया जा रहा है, ठीक है,
किसी में ये वाला जीन दे दिया, किसी में ये वाला डिफरेंट दे दिया, किसी में ये, क्योंकि फादर के पास में भी तो उनके फादर और उनकी मदर के क्रोमोसोम्स है, मदर के पास में उनके फादर उनकी मदर के क्रोमोसोम्स है, ठीक है, नाना नानी दादा दादी। तो वैसे करके तो यहाँ पर एक मान लो कि ग्रैंडफादर का दे दिया है जीन, एक ग्रैंडमदर का दे दिया है पैटर्नल साइड पे, एक ग्रैंडफादर का जीन, एक ग्रैंडमदर का जीन मैटर्नल साइड पे। देखो कितना डिफरेंट गैमीट बन रहा है। ये गैमीट्स अब दोनों अलग अलग हैं ऑलरेडी, अब ये फ्यूज करेंगे तो कितना ही डिफरेंट इंडिविजुअल बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन के कारण तो हम देख सकते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं, एग्जैक्टली डिफरेंट तो कभी नहीं दिखते हैं, काफी मैच करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर वो हम बात करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स से डिफरेंस देखे तो बढ़ जाते हैं, और ग्रैंड से देखे तो और बढ़ जाते हैं, लेकिन डिफरेंस तो आ रहे ना। हम आइडेंटिकल कॉपीज कभी नहीं बोलेंगे अपने आप को, ठीक है, वी आर डिफरेंट कॉपीज। माइटोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज बन रही थी, मियोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनती हैं, बिकॉज यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कितना एक्सचेंज दिख रहा है हमें, ब्लू और रेड, रेड और ब्लू, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स बन रहे हैं ना ऑलरेडी, मियोसिस 1 के एंड पर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं दो, इसमें जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं ये ऑलरेडी रिकॉम्बाइंड जीन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मियोसिस 2 जब होगा तब इससे 2 बने, इससे 2 बने, तो वहां पर सब रिकॉम्बाइंड जीन्स आए। तो आप देखो 4 गैमीट बन रहे हैं, लेकिन चारों में जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। कौन से गैमीट से अपन बन जाते हैं, ठीक है, तो हम कैसे दिख सकते हैं, है ना। हो सकता है कि हमारा एग्जैक्ट जो सिबलिंग है, जो आपका भाई या बहन है, वो आपके ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। अगर आप ट्विन्स हैं तो बात अलग है, अगर आप ट्विन्स नहीं है तो डिफरेंसेस दिखते हैं। वो डिफरेंसेस इसीलिए, सेम पेरेंट के बनाए हुए गैमीट तो फिर सेम होने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गैमीट्स भी अलग अलग टाइप के बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मियोसिस विल बी ऑफरिंग समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर मियोसिस में हमको क्या बात समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि मियोसिस में 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, एंड ऑल दी 4 डॉटर सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड विल बी कैरिंग हाफ क्रोमोसोमल अमाउंट व्हेन कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में देखो जितना था 4 दिख रहे हैं अपने को, यहाँ पे यहाँ 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब कि हाफ हो गया, तो क्रोमोसोमल कंटेंट बिल्कुल हाफ हो गया। मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो वहां पर 23 ही होंगे इन ईच, ठीक है। तो ये हुई बात मियोसिस के बारे में, ओके। एंड द डॉटर सेल्स विल बी डेफिनेटली नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, ठीक है। तो अगर आपको माइटोसिस मियोसिस समझ में आ गया है, तो अपन जो इसका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो माइटोसिस, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है आपको आता है ऑलरेडी, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और मियोसिस का दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन गैमेटिक सेल्स। मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट को काट दे रही हूँ क्योंकि गैमेटिक सेल्स कभी भी बोलना गलत हो जाता है, आपके माइंड में आएगा कि स्पर्म में ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये होता है, तो हम बोलेंगे गैमीट मदर सेल, ठीक है, या जर्म सेल, ओके। सेकेंड आता है 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, वहां पर कितने हो रहे हैं 4, ये वाला पॉइंट भी आता है। थर्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स डिप्लॉयड इन डॉटर सेल्स, मतलब कि जितना था उतना ही है। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है 2n, मतलब 2 × 23, मतलब कितना हो गया 46, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी हैप्लॉइड मतलब कि n मतलब 23 मान रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2n मतलब डिप्लॉयड और n मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। तो इट विल बी डिप्लॉयड हियर, इट विल बी हैप्लॉइड इन डॉटर सेल्स, ठीक है। 1 से 2 सेल बन रहे हैं, दोनों में डिप्लॉयड है। 1 से 4 सेल बन रहे हैं, चारों बने हुए सेल्स में हैप्लॉइड है कंटेंट। फोर्थ, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ये हमारी बॉडी में ग्रो करने में हेल्प करता है और रिपेरेटिव एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मियोसिस जो है वो बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और गैमीट्स फॉर्म होंगे तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक प्लेस। बच्चों क्रॉसिंग ओवर का मतलब है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो अपन ने अभी देखा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट है इनमें, इसलिए तो आइडेंटिकल बन रहे थे ये, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट है इसमें, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। So these are the basic differences between the mitosis and meiosis stages, okay. So hopefully this much is understood.
जब अपन मियोसिस के बारे में बात कर रहे थे तो मैं आपको बताती हूँ एक बार वापस से इसको लिख के देखो। एक गैमीट मदर सेल है मान लो ये, और एक गैमीट मदर सेल ये है, ठीक है, ये 46 है, ये भी 46 है, डिप्लॉइड सेल हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है स्पर्म मदर सेल, मान लो कि ये है ओवम मदर सेल। बेटा ये मत सोचना कि स्पर्म को फादर सेल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो भी सेल किसी और को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है उसको जनरली मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा है कि स्पर्म को फॉर्म करने वाले सेल्स स्पर्म मदर सेल है, ओवम को फॉर्म करने वाले सेल्स ओवम मदर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म मदर सेल्स हो गए। स्पर्म मदर सेल्स पहले क्या परफॉर्म करेंगे, मियोसिस 1, ठीक है, फिर क्या परफॉर्म करेंगे, मियोसिस 2। तो स्पर्म मदर सेल्स पहले परफॉर्म करेंगे मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, 2 स्टेजेस में हो रही है, राइट। तो ये फाइनली फॉर्म क्या करेंगे, 4 स्पर्म्स फॉर्म करेंगे, ओके। ये 4 स्पर्म्स फॉर्म करेंगे। चारों के चारों स्पर्म्स जो है इनका कंटेंट कैसा होने वाला है, इट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। ऑल द फॉर्म्ड स्पर्म्स विल बी हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। अपन बहुत ही सिंपल से डायग्राम देख के समझ रहे हैं, हालांकि ऐसे डायग्राम कभी नहीं बनाते अपन स्पर्म का, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही बनता है, ठीक है। और बात आती है ओवम मदर सेल, तो ओवम मदर सेल भी परफॉर्म करेगा मियोसिस 1, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दोनों परफॉर्म करने के बाद ही हम बोलेंगे कि क्या फॉर्म होगा, ओवम बनता है। लेकिन एक बात बता रही हूं, ओवम एक ही लार्ज बनता है बच्चों, ठीक है, बाकी के 3 छोटे छोटे से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों बराबर, ये चारों बराबर बन सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस वाले ने भी अपना साइटोप्लाज्म इसको दे दिया, इसने भी अपना साइटोप्लाज्म इसको दे दिया, इसने भी अपना साइटोप्लाज्म इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जाइगोट को कितना डिफिकल्ट है, तो इन तीनों सेल्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया एक ही ओवम को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक एग सेल बना, ये ओवम बन गया, ठीक है। बाकी के 3 जो सेल्स बने हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और ये वाला ओनली फंक्शनल ओवम बचता है। मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता, चारों के चारों स्पर्म्स फंक्शनल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स का नंबर ज्यादा रहता है, ओवम एक ही बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे स्पर्म्स आपस में लड़ाई करने वाले हैं इस ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म्स होंगे उतना ज्यादा लड़ाई होगी, ठीक है, और उतना ज्यादा कौन इसको फर्टिलाइज कर सकता है के चांसेस होंगे, तभी तो जाके बेस्ट बनने वाला है कुछ, ठीक है। सो दिस विल बी रिजल्टिंग इन समथिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बेस्ट इंडिविजुअल, नेचर सिलेक्शन की प्रोसेस है ये एक तरीके से, ठीक है। सो ये फंक्शनल होते हैं सारे के सारे स्पर्म्स, ऑल फंक्शनल स्पर्म्स, ठीक है बच्चों। अब मैं बताती हूँ इसमें एक और बात कि हमने ये सब पढ़ा, अच्छा अब फ्यूजन होता है, तो हम जानते हैं कि फ्यूजन होता है किसका किसके साथ में, तो स्पर्मेटोजोआ का होता है ओवम के साथ में फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ऐसे समझते हैं कि एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक स्पर्म है ना, और ये ओवम है, ओके। ये फ्यूज हो रहा है, तो इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल हाफ हाफ है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों फ्यूज होंगे तो मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जब ये फ्यूज होंगे आपस में, तो ये इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और इसका भी क्रोमोसोमल काउंट इसमें आ जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्म होगा वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा बच्चों। डिप्लॉइड मतलब कि स्पर्म का भी क्रोमोसोम और ओवम का भी क्रोमोसोम आके फ्यूज हो गया, तो n+n हो जाता है 2n। So this is how a diploid individual will be formed out of the haploid chromosomes, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम, और ये हो क्या रहा है प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है। तो इसी के कारण से अपन मान सकते हैं कि मियोसिस में हाफ करने की रिक्वायरमेंट क्या आन पड़ी,
मियोसिस में क्रोमोसोमल कंटेंट को हाफ करने की रिक्वायरमेंट यही आन पड़ी थी कि जब जाइगोट फॉर्म होगा तब जाइगोट तो पूरी बॉडी को बनाने वाला है, तो उसके पास तो 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने स्पर्म एंड ओवम में 23 कर दिया ताकि हाफ हाफ मिक्स होंगे और फिर से 46 बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लॉइडी लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर 46 स्पर्म और 46 ओवम होते तो क्या बनता, 92 जाइगोट, फिर 92 जाइगोट बड़ा होता, फिर 92 इसका 92 इसका क्या होता, तो ऐसे तो डीएनए बन जाता है संसार में। ठीक है, इंसान तो बन ही नहीं पाता। तो इसीलिए हाफ क्रोमोसोमल कंटेंट किया जाता है मियोसिस में टू मेंटेन दी प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी वर्ड का मतलब होता है क्रोमोसोमल काउंट। ठीक है, तो क्रोमोसोमल काउंट को बरकरार रखने के लिए मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सेल। नाउ वी आर डन विद द सेल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करें ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, एंड कोशिश करो कि ये लेक्चर्स को जितना पॉसिबल है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। Along with that, if you want me to cover something else also about the class 9th, then you can tell me in the comment section. I am always there for all of you. Whatever help I can provide, I will be providing on YouTube itself. So thank you so much for watching the lecture. Please do not forget to subscribe Biology One Shot.